अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लग रही। अब इस लेक्चर में हमने जिस बारे में बात करनी है वो ये है कि आपकी सन रेडिएशन पे क्या इफेक्ट होता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम उसको क्यों स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ हमने ये देखना है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं। टॉपिक्स के नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब हम समझ लेंगे ना हमें पता लग जाएगा, बहुत आसान है। तो आइए इनको समझते हैं और चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जब सन की रेडिएशंस पड़ती हैं तो क्या होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बात हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ अर्थ की। अर्थ पे जब सन रेज पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, क्या फिनोमिना फॉलो होता है, वो बड़ा ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अर्थ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, आप पे और मुझ पे पड़ेगी, अफेक्ट तो हम सब होंगे। साथ ही साथ अर्थ में जितनी और चीज़ें हैं वो भी अफेक्ट होंगी, इसीलिए हम सन रेज को भी इसमें लाजमी स्टडी करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना साथ साथ कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अब बात करते हैं सनलाइट की, रेडिएशन की। और रेडिएशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप सबने याद रखनी है कि आपके जो सन की रेडिएशंस होती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं। उनकी वेवलेंथ थोड़ी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? शॉर्ट वेवलेंथ का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है, आप सबको पता है कि हमारे पास सन रेज जो पड़ रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको और मुझे देखने में आसानी हो रही है। क्यों? क्योंकि उसमें लाइट है। तो लाइट, सनलाइट की बात जब करें तो लाइट की बात तो हम करेंगे ना। सनलाइट है मतलब लाइट है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बन रहा है। स्पेक्ट्रम बन रहा है। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है? जिसके अंदर आपके पास लाइट की रेज होती हैं, ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें लाइट की रेज है। अब आप सबने याद रखना है कि इस में जो लाइट की रेज है ना, इनमें कुछ रेज ऐसी होती हैं जो आपको और मुझे बड़ी आसानी से नजर आ जाती हैं, जिनको कहते हैं विजिबल रेज। कुछ ऐसी रेज हैं जो हमें आसानी से नजर नहीं आती, ठीक है। ये फर्क गौर से सुनना है, समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ तो विजिबल रेज है ना, विजिबल रेज हमें आसानी से नजर आ जाती हैं। बचपन में छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि रेनबो के कलर्स जब डिवाइड करें तो 7 कलर्स में वो डिवाइड होता है, और यही है वो विजिबल स्पेक्ट्रम जो हमें नजर आता है। वो कलर्स हैं, वो चीजें जो हमें नजर आ जाती हैं बहुत ही आसानी से। ये इस बात समझ आ रही है यहाँ तक कि सन की रेज है, लाइट रेज है। लाइट को आप एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम क्या चीज है कि उसके अंदर लाइट रेज आ जाती है। सारी की सारी लाइट रेज की बात अगर इकट्ठे एक ही जगह पे करें तो हम उसको स्पेक्ट्रम कह देते हैं इजी वर्ड्स में, ठीक है। स्पेक्ट्रम में कुछ ऐसी रेज होती है जो विजिबल लाइट होती है, जो नजर आती है आपको मुझे बड़ी आसानी से, हमें आराम से वो नजर आ जाएगी, ठीक है। उसको तो कह दिया हमने विजिबल लाइट। लेकिन कुछ लाइट ऐसी होती है स्टूडेंट्स जो हमें नजर नहीं आती, ठीक है। अब वो कौन सी लाइट होती है? एक होती है आपके पास यूवी रेज, दूसरी होती है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेज। यूवी का मतलब अगर गौर करें तो आपको पता है कि यूवी का नाम वैसे सुना भी होगा पहले आपने, इनको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती, मतलब विजिबल लाइट रेज में इनका नहीं, हम इनको काउंट करते। साथ ही साथ हमारे पास इंफ्रारेड रेज है, इनको भी हम विजिबल स्पेक्ट्रम में या विजिबल लेयर ऑफ लाइट में काउंट नहीं करते। ये बात समझ में आ रही है? गौर से सुनना है। अब जरा सोचें कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमें क्या क्या चीजों का पता है, अंदाजा है। सूरज की रोशनी पड़ रही है, नजर आ रहा है ना, लाइट नजर आ रही है, इसका मतलब सूरज की रोशनी में विजिबल लाइट है जो हमें नजर आ रही है। पहली बात होगी, स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट रेज है जो हमें नजर आ रही है। दूसरा, इनके साथ साथ जो जरूरी चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ वो ये है कि यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज होंगी और विजिबल रेज होंगी। ये सारी की सारी रेज वो रेज होती हैं सनलाइट की जिसकी वेवलेंथ होती है बहुत ही थोड़ी। वेवलेंथ थोड़ी होने का क्या मतलब होता है? वेवलेंथ थोड़ी होने का मतलब होता है कि इनके अंदर एनर्जी है बहुत ज्यादा। आपने याद रखना है कि आपकी जो वेवलेंथ है इसका इनवर्स रिलेशन है एनर्जी के साथ, ठीक है। इसमें एनर्जी होती है बहुत ज्यादा। एनर्जी क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, अब देखें, अब बात को गौर से सुनना है, यहाँ से कनेक्शन लगाना है बातों का, नहीं तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपका सन है, उस आपको पता है सन कितना बड़ा होता है, सन में कितनी ज्यादा हीट एनर्जी होती है। सन के अंदर एनर्जी क्योंकि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एनर्जी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो रेज निकलेंगी वो उनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी,
मैंने आपको सिंपल सा बताया, वेवलेंथ की डिटेल में हम नहीं जा रहे, ना हमारे सिलेबस का पार्ट है, ना हमने उसको पढ़ना है। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करनी है जिसका ताल्लुक हमारी केमिस्ट्री से है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सन में क्योंकि एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, और मैंने आपको एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन बता दिया है कि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। क्यों? क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे आपके पास एनर्जी सन में आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो रेज निकलेंगे, जो सनलाइट रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, वो थोड़ी वेवलेंथ की होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सनलाइट रेडिएशंस आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, छोटी सी बात थी, सिर्फ उसको समझना ज़रूरी था कि वो आखिर होता क्या है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही होती हैं, लेकिन हम जब समझते नहीं है ना, फिर हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो अब बात समझ में आ गई कि ये क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। आपके पास स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बात ना याद रखनी हो तो कोई बात नहीं, आसान वर्ड्स में याद रख लें कि सनलाइट रेज हैं जो आपके पास विजिबल भी हो सकती हैं, लाइट रेज होती हैं, सन की बात बाद में करेंगे, लाइट रेज होती हैं, विजिबल होती हैं, यूवी रे होती हैं और इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, सन से जो आ रही हैं उनमें आपके पास विजिबल हैं और यूवी रेज हैं, और ये सारी की सारी शॉर्ट वेवलेंथ होती है क्योंकि सन के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब एनर्जी ज़्यादा है, इसी वजह से ये जो रेज आपकी अर्थ तक आ रही हैं, इनमें एनर्जी है बहुत ज़्यादा, इनकी वेवलेंथ है बहुत कम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वेवलेंथ की डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। ठीक है, सीधी सीधी सी बातें बस हमने समझनी है। दूसरा, आपसे अगर कोई पूछे कि सन में एनर्जी ज़्यादा है या अर्थ में एनर्जी ज़्यादा है, तो आपने याद रखना है हमेशा कि सन में एनर्जी ज़्यादा होती है। अर्थ में कंपेरेबल टू सन, अगर आप इसको अर्थ की एनर्जी को सन की एनर्जी से कंपेयर करें तो अर्थ में बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, सन में हमेशा एनर्जी ज़्यादा है। तो अभी यहीं पर छोटी सी और बात कर लेते हैं वेवलेंथ उस लाइट की जो कि अर्थ से भी रिलीज होगी। अगर मैं कहती हूँ कि सन में एनर्जी ज़्यादा है, तो आप मुझे बता देते हैं कि वेवलेंथ कम होगी रेज की, रेडिएशंस की। ठीक है, रेज और रेडिएशन एक ही चीज़ होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्थ पे एनर्जी थोड़ी है, तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि इसका मतलब है अर्थ से जो रेडिएशन निकलेंगी उनकी वेवलेंथ होगी ज़्यादा। तो ये कंपैरिजन याद रखना है, पेपर में पूछा भी जा सकता है, और आपके ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ठीक है, कैसे एमसीक्यू बन जाता है, इंपॉर्टेंट ना भी होना, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़े आराम से एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। आपके सनलाइट की वेवलेंथ होती है कम क्योंकि सन में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से उधर से जो रेडिएशन आएंगी उनकी वेवलेंथ होगी कम। अब रेडिएशन तो आ रही है, शॉर्ट वेवलेंथ हो या लॉन्ग वेवलेंथ हो, आ तो चले रही है ना। शॉर्ट वेवलेंथ आ रही है, अभी हमने उनकी बात कर ली। ये रेडिएशंस जिनको हम रेज भी कहते हैं, ये अर्थ पे तो पड़ रही है, अर्थ तक आ रही हैं। अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा, उधर से गुजर के बेशक अर्थ तक तो आ रही है ना। इन रेज का हमने डिवीजन कर लिया है कि इनके 50% रेज के साथ कुछ और सलूक होता है और 50% के साथ कुछ और सलूक होता है। ठीक है, अब क्या डिवीजन की है, सबसे पहले आपने याद रखना है 50% वो रेज हैं जो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, जमीन पे पड़ेंगी अर्थ पे, अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ इनको शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि अर्थ में एनर्जी थोड़ी होती है, अर्थ में एनर्जी थोड़ी है, इसलिए अर्थ से बाहर अब जो भी रेज जाएंगी वो शॉर्ट वेवलेंथ की नहीं होंगी बल्कि लॉन्ग वेवलेंथ की होंगी। ठीक है, अर्थ इनको जब लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देगा तो ये फर्दर अब एब्जॉर्ब हो जाएंगी वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? आपके एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आपने पढ़ी थी, उसके अलावा आपने याद रखना है वाटर वेपर्स भी आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं, और ये 50% रेडिएशंस की बात हमने कर ली। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? 50% रेडिएशंस की बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। शॉर्ट वेवलेंथ थी जो सन से आ रही थी, अर्थ ने उसको एब्जॉर्ब किया 50% रेडिएशन को और लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दिया जो कि फर्दर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ तक ये कहानी 50% रेडिएशंस के बारे में खत्म हो गई है। अब बात करते हैं कि जो बाकी 50% रेडिएशंस रह गई हैं उनके साथ क्या होता है। इनको अभी भी आपने फर्दर डिवाइड करना है दो टाइप्स में। यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो हो रही है रिफ्लेक्शन की। ठीक है, 50% पे रिफ्लेक्शन हो रही है। रिफ्लेक्शन किस तरह से हो रही है वो बात गौर से सुननी है। सारी के सारी पे रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन कितनी पे किस तरह से रिफ्लेक्शन है वो बात सुनिएगा। 32% है स्टूडेंट्स इनमें से जो रिफ्लेक्शन जिन पे हो रही है, ये वाली। ठीक है, मैंने 50% के साथ रिफ्लेक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी के साथ रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, अभी आपको ये बात समझ में ना आए, समझे, ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 50% के बारे में सिर्फ बात सुने। 50%
में से 32% है जिनकी रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है और वापस चली जाती है। तो ये अगर आपके अर्थ की सरफेस है, ये सनरेज आके पड़ी, इससे टकराई और ये वापस चली जाएगी। यहाँ से ये आई है, यहाँ से ये वापस चली जाएगी। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। आपने फिजिक्स में रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ा भी होगा ऑलरेडी। रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि लाइट रेज किसी सरफेस से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं, ठीक है। 32% वो है जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 32% रिफ्लेक्ट हो गई, 50% टोटल करना है हमने। 32% रिफ्लेक्ट हो गई है, 18% वो है जो आपके एटमॉस्फेरिक गैसेज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक गैसेज कौन कौन सी हैं? 4 एटमॉस्फेरिक गैसेज का हमने पहले जिक्र किया है जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिनमें हमारे पास है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस और इसके अलावा जितनी गैसेस और हैं जिनकी क्वांटिटी बेशक थोड़ी है, वो सारी की सारी 18% रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। मैं आपको इतनी डिटेल में ये चीज़ क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, फिर हमें समझ नहीं आती और फिर हम पेपर में इसको लिख नहीं पाते। गौर से सुनना है, 50% तो अर्थ ने एब्जॉर्ब करके लॉन्ग में कन्वर्ट कर दी, वो बात खत्म। बाकी 50% में से 18% वो है जो गैसेज ने एब्जॉर्ब कर ली। 32% रह गई। 32% पे हमने ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना डाल देना है, जो मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन का मतलब है आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी। इसमें से 6% वो होती है जो आपके अर्थ से टकरा के वापस जाती है, ठीक है। 6% है सिर्फ जो अर्थ से टकरा के वापस जा रही है, ओनली 6%। बाकी तो वो थी ना 50% जो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली थी, सिर्फ उसमें से भी 6% है जो कि अर्थ ने रिफ्लेक्ट बैक कर दी है। बाकी 26% इस 32% में से, गौर से सुनने वाली बातें हैं, ये 26% है इस 32% में से। ये अब रिफ्लेक्ट करेगा, कौन सी चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी? आपके इन्वायरमेंट में बादल हैं, क्लाउड्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, तो एटमॉस्फेयर में मौजूद बाकी चीज़ों से सन रेज 26% टकराएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो ये बात समझ में आई कि 50% वो है जिनमें से 32% पे हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमिना डाल देना है, 80% आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस ने एब्जॉर्ब करनी है और इसके अलावा 50% वो है जो अर्थ ने एब्जॉर्ब करनी है। अब क्यों इस पे इतनी डिटेल में बात की है? क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि आपकी कितनी % लाइट रेज है जो कि अर्थ एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि कितनी % लाइट रेज हैं जो एटमॉस्फेरिक गैसेज एब्जॉर्ब करती हैं, और पूछा जाता है कि कितनी % गैसेज हैं जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, वो 32% है। इनमें भी क्वेश्चनिंग होती है कि हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो 6% अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और 26% क्लाउड से, गैस से, डस्ट पार्टिकल से, उन सब चीज़ों से रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। ये वाली बात अभी आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पे कोई चीज़ रह भी गई है ना, तो एक दफ़ा हम ये अगली बात कर लें, फिर हम इस पर वापस आते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं। जिस तरह हमने बात की अर्थ के बारे में कि अर्थ में आपके पास नेचुरल सिस्टम्स हैं 4 तरह के, मतलब 4 हिस्सों में आपने अर्थ को डिवाइड कर दिया एक तरह से। इसी तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके एटमॉस्फेयर के भी फर्दर 4 पार्ट्स हैं। एटमॉस्फेयर के जो फर्दर 4 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये अर्थ से स्टार्ट होंगे और अर्थ से बाहर जाते जाते ये इस तरह कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाई थी बड़ी अजीबोगरीब सी डायग्राम, लेकिन मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा गैसेज ऐसी होती हैं जो आपके अर्थ के इर्द गिर्द ब्लैंकेट बनी हुई हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने अर्थ सरफेस से स्टार्ट करना है। कहाँ से शुरू करना है? एटमॉस्फेयर को अर्थ से शुरू करना है। अर्थ से फिर ऊपर जाते जाते, बाहर जाते जाते ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स एक्सटेंड करती हैं। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता गैसेस कम होती जाती हैं। चलें ये बातें हम बाद में करते हैं, पहले हम ना ये 4 लेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। अर्थ सरफेस से शुरू करें, ठीक है। ये आपकी अर्थ है, इसके इधर सरफेस से शुरू किया, आपके पास है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर है और ये कितनी देर तक एक्सटेंड करती है? ये करती है 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में पूछी जाती हैं। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड करती है 12 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर तक। थर्ड पे है आपके पास मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर एक्सटेंड करती है 85 किलोमीटर तक। एंड लास्ट यू हैव थर्मोस्फेयर जो कि 85 किलोमीटर से बियॉन्ड है, ठीक है। तब तक है जब तक के वैक्यूम नहीं आ जाता। ये मैंने आपको बात बताई थी, वैक्यूम आपकी ये वो चीज़ मौजूद होती है स्पेस में जहाँ कोई एयर नहीं है।
मतलब वैक्यूम पे जाके एटमॉस्फेयर एंड हो जाएगा, लेकिन वो अर्थ से बहुत दूर चीज़ है, वो इतनी करीब चीज़ नहीं है। इसे याद रखना है कि एटमॉस्फेयर आपके अर्थ से बाहर भी एक्सटेंड करती है और आपने शुरू करना है अर्थ सरफेस से। सबसे पहले बात कर ली है ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर, अब इन चीज़ों को एक दफ़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? ट्रोपोस का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। इसका मतलब है चेंज करना किसी चीज़ को। तो ट्रोपोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर क्यों कहते हैं? इसमें एक चेंज आ रहा होता है। चेंज किस चीज़ का आ रहा होता है? गैसेस की अमाउंट का चेंज आ रहा होता है, टेम्परेचर का चेंज आ रहा होता है। तो इसलिए इस चेंज की वजह से इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर है आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटो, हम सिर्फ इनके नाम से चल रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की। स्टूडेंट, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब होता है लेयर्स, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर का मतलब था चेंज, स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब है लेयर्स। लेयर्स का क्या मतलब होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर जो खुद एक लेयर है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। लेकिन परेशान नहीं होना, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो लेयर्स, मैं सिर्फ आपको मतलब समझा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली लेयर आई ट्रोपोस्फेयर, जिसमें चेंज हो रहा है, गैसेस की अमाउंट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सेकेंडली आपके पास आ गया स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है कि आपके पास लेयर्स हैं बहुत सारी, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास मीजोस्फेयर। मीजो का मतलब होता है मिडल। मिडल का मतलब है किस किस चीज के मिडल में है ये लेयर? ये है स्ट्रेटोस्फेयर के मिडल में और थर्मोस्फेयर के मिडल में, ठीक है। नामों से याद रखना थोड़ा आसान होता है कि नामों का मतलब अगर समझ में आ जाए, इसलिए मैं समझा रही हूँ। ये मिडल में होते हैं इसलिए इसका नाम इसी तरह से रख दिया है मीजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का क्या मतलब होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मो का मतलब होता है हीट। तो इस क्यू के लेयर में सबसे ज्यादा हीट मौजूद होती है, इसीलिए इसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने याद रखना है, मजीद रिसर्च भी हुई और उससे ये भी देखा गया कि एटमॉस्फेयर की 4 नहीं बल्कि 5 लेयर्स होती हैं। लेकिन हमने उस पार्ट पे अभी रहना है जितना हमारा सिलेबस में है, क्योंकि 5वीं लेयर रिसर्च के मुताबिक अभी है नहीं है, वो सारी बातें अभी हो रही हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ, मैं आपको एक एडवांस डेवलपमेंट का बता रही थी, अभी तक आपने ये ही याद रखना है कि 4 वो लेयर्स हैं जो कन्फर्म्ड हैं, ठीक है। ये 4 लेयर्स कन्फर्म्ड है। अब इनमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे, आपकी पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, आपके अर्थ सरफेस से स्टार्ट हो रही है। बाकी लेयर्स का मतलब है आप अर्थ से उतना दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से आप स्टार्ट करेंगे और ट्रोपोस्फेयर में आपके पास सबसे ज्यादा गैस की अमाउंट प्रेजेंट होगी। कौन सी गैसेस? जितनी एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनकी सबसे ज्यादा अमाउंट आपके पास ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होगी और सबसे कम अमाउंट आपके पास थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट होगी। ये बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी आपके पास ट्रोपोस्फेयर में और आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो सबसे कम प्रेजेंट होगी थर्मोस्फेयर में। समझ में आ गई बात? अगली बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट ऑफ गैसेस पे किस तरह फर्क आता है। दूसरी बात है टेम्परेचर के बारे में। याद रखना है स्टूडेंट्स, आपने टेम्परेचर का चेंज ग्रेजुअल नहीं होता, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का चेंज होता है। भला कैसे? आपने याद रखना है, जब ट्रोपोस्फेयर शुरू होती है तो इसके ट्रोपोस्फेयर से लेके स्ट्रेटोस्फेयर तक टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है। ठंडक की तरफ जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता जाएगा करता जाएगा, कब तक करता जाएगा? जब तक स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट नहीं हो जाती। स्ट्रेटोस्फेयर में स्टूडेंट्स टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पहली लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, दूसरी लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, तीसरी लेयर मीजोस्फेयर पे फिर से टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और चौथी लेयर आपके पास जो थर्मोस्फेयर है, उस उधर से अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फिर से। और क्योंकि ये हॉटेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा हीट इधर प्रेजेंट होती है थर्मोस्फेयर में, तो टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज करेगा कि बस फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो जहां तक थर्मोस्फेयर एक्सटेंड करता जाएगा वहां तक जाएगा टेम्परेचर। कहा जाता है कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है आपका थर्मोस्फेयर का, इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज ग्रेजुअल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। किस तरह का चेंज है? सबसे पहली लेयर में टेम्परेचर कम होगा, दूसरी लेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर तीसरी में कम होगा और फिर चौथी में भी बढ़ेगा। लेकिन ये टेम्परेचर का जो चेंज है ये भी इतना आसान नहीं है, मतलब आसान तो है लेकिन इसकी कुछ वैल्यूज है कि कहाँ से कहाँ तक आपका टेम्परेचर चेंज होगा, कहाँ तक वैल्यूज जाएंगी। वो अब मैं आपको, क्योंकि एक साथ ही सारा कुछ पढ़ा दूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि 4 लेयर्स हैं और चारों लेयर्स में क्या होता है कि आपके पास टेम्परेचर में चेंज आता है। टेम्परेचर में चेंज ग्रेजुअल नहीं है, ऐसा नहीं होता कि बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा, कम हो रहा है तो कम ही होता जाएगा। ये इस तरह से चेंज आता है कि पहली लेयर, याद रखने का तरीका क्या है, पहली लेयर में हमेशा कम होगा,
दूसरी लेयर फिर उससे ऑपोजिट हो जाएगी, ज़्यादा होगा, तीसरी लेयर फिर ऑपोजिट हो जाएगी, कम होने लग जाएगा, और चौथी लेयर हीट है, सबसे हॉटेस्ट लेयर है, इसमें इतना बढ़ जाएगा कि 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ट्रोपोस्फेयर पे, इसकी हमने बात करनी है, वो हम बातें बाद में करेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है सनलाइट, रेडिएशन और ये सब कुछ। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि गैसेज आपके पास एटमॉस्फेयर की इन चारों लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से आपके जो सन रेडिएशन आती हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज, तो वो सन रेज जो आ रही हैं वो काफ़ी हद तक आपकी इन गैसियस लेयर्स में भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये बात समझ में आ रही है? वो काफ़ी हद तक यहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि देखें अभी ये बातें बेसिक्स हैं, ये समझ आती जाएंगी, आगे आगे चैप्टर में हमारे पास स्टोरी बिल्डअप हो रही है, अगली नई नई बातें हैं। बेसिक समझ आएंगी, नई बातें आसान लगेंगी, बेसिक समझ नहीं आएंगी, नई बातें मुश्किल लगेंगी। इसे इनको रिवाइज करें 2-3 दफ़ा, जिस तरह मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इसी तरह बनाएं, अपने नोट्स में बनाइए। मैं आपके लिए बनाती हूँ, आप इसको बनाया करें और फिर उसको 2-3 दफ़ा रीड किया करें, आपको याद रखने में आसानी होगी। वैसे भी साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है कि जब भी आप इस तरह चीज़ों को कैटेगोरिकली लिखते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं, तो उनको याद रखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आपका माइंड इस तरह डिवाइड करके चीज़ों को याद रखना प्रेफर करता है, चीज़ों को भूलता नहीं है। तो आप इसको ड्रॉ कर लें, ये फ़ायदे वाली चीज़ है। और माइंड को जब भी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें एट अ टाइम दीजिए तब भी याद रह जाती। तो ये वाली जो बातें बताई हैं इनको भी याद रख लें, क्योंकि इसके बाद और वैल्यूज़ आएंगी, टेम्परेचर की बात होगी और हमने उसको डिस्कस करना है। तो आप इसको तब तक याद करें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी बातें समझाई हैं वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जो मैंने आपको सन रेडिएशंस के बारे में जिस तरह समझाया वो ज़रूरी है, उसको लिख लें साथ ही, क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी। पेपर में ये परसेंटेजेस पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की है ना, उसकी मैंने अभी आपको बेसिक्स बताई हैं। परेशान नहीं होना, इनकी डिटेल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इन बेसिक्स को आपने ज़रूर रिवाइज करना है। इनको दोबारा देखें, इनको समझें, आप इनकी रिविजन करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।